लास्ट क्लास में जैसा आप लोग देखे थे कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। तो उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी रेजिस्टेंस अगर हमारे पास दो हो या फिर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो तो उसको हम लोग दो वे में कनेक्ट कर सकते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हमने बात किया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हम किसी दो रेजिस्टेंस को लेते हैं, ये आपका मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है, एक है R1 और एक है R2, और इसको अगर हम किसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि अगर बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें एक करंट फ्लो होता है जो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होता है। मतलब यहां से भी I1 करंट ही फ्लो करेगा, I करंट ही फ्लो करेगा और यहां से भी सेम करंट फ्लो करेगा। लेकिन इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 होता है, इस रजिस्टर के अक्रॉस V2, और अगर नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, कैपिटल V, जो कि किसके बराबर होता है, V1 प्लस V2 को। यानी कि जब हम किसी सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट सेम होता है, और जो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है अगर उन दोनों को हम जोड़ दें तो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब जितना वोल्ट का हमारा बैटरी होगा उतना ही वोल्ट उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उसी तरीके से हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम बात करते हैं और दो रेजिस्टेंस को अगर हम लोग अरेंज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस प्रकार से, तो क्या होता था कि इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, इसका अगर R2 है, इसको भी कनेक्ट कर दिया अगर हम किसी बैटरी से, तो अगर इस बैटरी का वोल्टेज है V यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम V रह जाता था, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V रह जाता था। लेकिन करंट इस वाले रजिस्टर में I1 फ्लो करता था और इस वाले में I2 फ्लो करता था, मतलब अलग अलग करंट फ्लो करता था। तो आज हम लोग सीखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें आपको बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए दे दिया, कितना वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया गया है, और ये बता दिया कि उस सर्किट में I करंट फ्लो हुआ। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि इस रजिस्टर के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और यहाँ V2 और ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इसको यूज करके आप इसको और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी तरीके से जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी रेजिस्टेंस को अरेंज करते हैं तो इस वाले रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, इस वाले रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसा आप लोग जानते हैं कि करंट हर जगह हर एक रेजिस्टेंस से सेम फ्लो करता है, बस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो हम लोग को क्या करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इवैल्यूएट करना है कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इसके लिए चलिए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला चीज कि हम जानते हैं कि इसमें करंट हमेशा सेम रहेगा, तो इसके अक्रॉस करंट का जो वैल्यू होगा ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल टू R1 के लिए हम निकाल रहे थे फॉर R1 के लिए I का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR। ठीक, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है R1, इसको हम लोग कर दिए R1, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना है V1, इसको कर दिए V1। अब I का आपका क्या हो गया V1 बाई R1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, सिमिलरली फॉर R2 क्या हो जाएगा आपका, R2 के लिए आपका हो जाएगा V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। देखिए हमने करंट को हर जगह सेम रखा है क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने चेंज किया है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू अलग अलग होगा। तो यहां से हम लोग फिर से I का वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा V2 बाई R2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि सिंस ये दोनों वैल्यू जो है, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखिएगा तो दोनों का LHS जो है वो बराबर है, RHS ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका
V1 by R1 इज इक्वल टू V2 by R2। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, V2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू R2 by R1 इंटू V1। R2 को यहां से यहां भेज दिए, इसलिए आपका V2 यहां पर निकल गया। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड। ठीक, लिख करते इधर आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब आप जानते हैं यहां से आपका V2 का वैल्यू तो निकल गया। अब आपको पता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, आपको ये गिवन रहता है। तो यहां से आपको क्या हो गया, वी हैव, हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये है आपका इक्वेशन 4। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यहाँ जो V2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, इस V2 के वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे। तो रखिए यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 से क्या करेंगे, V2 का वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे। तो रखिए V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 की जगह पर क्या रखेंगे, R2 बाई R1 इंटू V1। ठीक, अब ये यहां से देखिए V1 दोनों में कॉमन है, इसको क्या करेंगे हम लोग, V1 को कॉमन ले लेंगे। क्या हो गया, 1 प्लस R2 बाई R1। तो यहां से V1 को निकाल सकते हैं हम लोग। V1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका कि R1 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V। देखिए इसको हम लोगों ने किया कैसे, यहाँ पर एक स्टेप मैंने शॉर्ट किया है। ये जो आपका 1 प्लस R2 बाई R1 है, R1 को एलसीएम ले लिए तो R1 प्लस R2 बाई R1 हो जाएगा। इस R1 को इधर V की तरफ भेज दिए तो हो गया R1 इंटू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हो गया आपका V1 का। सिमिलरली इसी तरीका से अगर हम यहाँ पर V1 का वैल्यू V2 का वैल्यू के जगह पर V1 का वैल्यू निकालते तो इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली जब हम V2 कैलकुलेट करेंगे तो V2 का फॉर्मूला आपका आ जाएगा R2 बाई R1 प्लस R2। इस फॉर्मूला को नॉर्मली आपके सिलेबस में तो नहीं, आपके स्कूल या शायद आपके स्कूल में पढ़ाया जाए, लेकिन ये आपके सिलेबस में तो नहीं है। लेकिन बोर्ड के अलावा जब भी आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ इस तरीके के फॉर्मूला का आप काफ़ी ज़्यादा यूज करिएगा और न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो क्या पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का बात। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं कि जैसे एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया कि एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं R1 और R2। R1 का वैल्यू दिया गया आपको 5 ओम, R2 का वैल्यू दिया गया 10 ओम। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। ठीक, तो आपके पास इतना सब कुछ दे दिया गया है। आपको कह दिया गया है कि दो रेजिस्टेंस दिया गया है, एक है R1 एक है R2, दोनों कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में 12 वोल्ट के बैटरी से। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ले रहा है, R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, आपको निकालना है R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1। तो V1 का फॉर्मूला आगे देखिए क्या निकाले हम लोग, R1 बाई R1 प्लस R2। तो R1 आपको कितना है 5 ओम डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 इंटू 12 वोल्ट। ठीक, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5 बाई 15 इंटू 12, 5 3 टाइम्स ये खत्म हो गया, 4 से ये खत्म हो गया, ये आपका कितना हो गया 4 वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि ये जो 12 वोल्ट के बैटरी से आपका रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 वोल्ट।
इसी तरीका से आप सेकंड वाला फॉर्मूला का यूज करके इस V2 को भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको इस तरीका से भी निकाल सकते हैं कि अगर इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस 8 वोल्ट होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 12 वोल्ट आना चाहिए। तो इस तरीका से ये फॉर्मूला आपका मदद करेगा। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि करंट जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग ब्रांचेज में। जैसे ये है आपका R1, ये कनेक्टेड है आपके अनदर रेजिस्टेंस R2 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। मान लेते हैं कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V, कैपिटल V। ये है आपका रेजिस्टेंस R1, ये है आपका रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो अब आप जरा सोचिए, थोड़ा सा रिमाइंड करिए कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना होगा V, जो कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मानते हैं कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक। यहां तक आपका करंट क्या जाएगा, I जाएगा। यहां इस जंक्शन पर जाने के बाद, मतलब इस जंक्शन को मान लेते हैं A और इस जंक्शन को मान लेते हैं B, तो इस जंक्शन में जाने के बाद इसमें करंट आपका जाएगा I1 और नीचे वाले में करंट आपका जाएगा I2। कहने का मतलब इन दोनों ब्रांचेज में अलग अलग करंट पास होगा, ठीक। ऊपर वाला में करंट आपका कितना गया I1, नीचे वाला में करंट गया I2, ठीक। तो अब यहां से अगर आपको ये पता करना हो कि R1 वाले रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां भी हम लोग ओम्स लॉ का यूज करेंगे। फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो R1 के लिए V क्या होगा जी, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक, ओम्स लॉ से। अब देखिए V पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ V है, V छोड़ देंगे, इसमें I है यहाँ पर करंट, तो इस वाले ब्रांच में करंट कितना माने हैं I1, तो यहाँ हो जाएगा I1, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो ये हो गया R1, इसको मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया आपका। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, I1 का वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो I1 बराबर, या नहीं निकालिए, इसको इसी तरीके से रहने दीजिए, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। R2 के लिए आपका क्या हो जाएगा, फॉर R2 उसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V, और I1 की जगह पर क्या हो जाएगा I2, R2 की जगह पर R1 की जगह पर R2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं कि जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का LHS बराबर है 1 और 2 का, तो RHS भी क्या हो जाएगा बराबर, तो क्या हो जाएगा I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि हम LHS और RHS भले ही बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का फिजिक्स ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका है ऊपर वाले रजिस्टर का, वही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले रजिस्टर का है। इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल है यहाँ पर, ठीक। वो मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि इसका LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा, हालांकि वो मैथमेटिकल टर्म है, उसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग I2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका R1 बाय R2 इंटू I1। I2 का वैल्यू निकालना है, R2 को इधर डिवाइड कर दिए, तो R1 इंटू I1 डिवाइडेड बाय R2, इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इस तरीका से कि ये जो आपका इक्वेशन नंबर 3 आया है, अब जरा गौर करिएगा, इस सर्किट में हमारा जो करंट I है वो किसके बराबर है, इस I1 और I2 के सम के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर क्या है आपका, I जो है I1 प्लस I2 के बराबर है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं हम लोग, I2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, I2 के वैल्यू
वैल्यू को इक्वेशन 3 से लेकर के इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 in इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में क्या कर रहे हैं हम लोग, I2 का वैल्यू को पुट कर रहे हैं। I2 आपका क्या था, पुट करिए उसको। इक्वेशन 4 है आपका क्या, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 का वैल्यू क्या था आपका, R1 बाई R2 इंटू I1। अब ये हो गया आपका I के बराबर, I इक्वल क्या हो जाएगा, I1 को कॉमन ले लीजिए तो I1 1 प्लस R1 बाई R2। यहां से आप I1 निकाल सकते हैं, तो I1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ये हो गया आपका I1 का फॉर्मूला। इसी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली इसी प्रोसेस से, जैसे मैंने वहां पर I2 का वैल्यू निकाला था इक्वेशन 3 में, अगर आप वहां I1 का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 4 में पुट करिएगा तो यहां पर आपका I2 का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, I2 का वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो I2 का क्या आ जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इससे अब हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो अब मानते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। ठीक, एक सर्किट है जिसमें आपका दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक है आपका R1 एक है आपका R2। मान लेते हैं कि जो आपका R1 रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू है 5 ओम और जो R2 रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू है 25 ओम। ठीक, मानते हैं कि सर्किट में एक करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट है आपका 20 एम्पियर। 20 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो आपको बताना ही है कि इस वाले R1 जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने I1 का फॉर्मूला क्या निकाला था, I1 इक्वल टू था आपका R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ये था फॉर्मूला। अब निकालना किसके अक्रॉस है जी, R1 के अक्रॉस निकालना है। R1 के अक्रॉस करंट क्या है, I1, तो निकालिए। तो R1 का वैल्यू है आपका 5 ओम, R2 का वैल्यू है 25 ओम। तो रखिए यहाँ पर वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय कितना से I नेट करंट इसमें कितना है 20 एम्पियर। करिए इसको 25 बाय 30 इंटू 20। ठीक, ये आपका कितना आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 30 यानी 16 इतना एम्पियर करंट आपके इस वाले रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। ठीक, ये था कुछ एग्जांपल जो आप लोगों ने देखा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले थ्योरी के तरफ, जो है आपका, उसको पढ़ने से पहले तो उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों ने देखा है किस चीज का, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, ये सब आप अपने घर में देख चुके हैं। इसके पीछे का फिजिक्स क्या होता है कि जब आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक आयरन में हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, जब उसमें हम करंट सप्लाई करवाते हैं तो आयरन आपका हीट होता है, जिसको हम लोग घर में आयरन मारने के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर जो घर में हम लोग हीटर का यूज करते हैं ब्लोअर वगैरह का, उसमें क्या होता है एक फिलामेंट लगा हुआ होगा या एक वायर लगा हुआ होता है जिसमें करंट देते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो इससे एक चीज पता चलता है कि जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू आप करंट को फ्लो करवाइएगा या फिर चार्ज को फ्लो करवाइएगा तो उसके थ्रू, उसके वजह से उसके अंदर एक हीट प्रोड्यूस होता है। इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अब बात ये आती है कि किस कंडक्टर में हीट कितना ज्यादा फ्लो होगा और कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और कैसे हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक लॉजिक है। जैसे मानते हैं कि हमारा एक कंडक्टर है,
ये है आपका कंडक्टर, ये दोनों इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये है लेंथ। जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर जो होता है मेनली जो बना हुआ होता है वो होता है मेटल का, ठीक। और मेटल के अंदर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। करंट का फ्लो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के फ्लो पे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण। अब देखते हैं कि मानते हैं कि यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुआ इस डायरेक्शन में करंट के कारण। जब इसमें हम लोग एक बैटरी को अप्लाई किए तो हमारा करंट इसमें फ्लो होना शुरू हुआ इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो शुरू हुआ तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के अंदर, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वो आगे जाकर के किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है आपका कंटिन्यू वे में चलते रहेगा, जब तक चलते रहेगा तब तक आपका इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होता रहेगा, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है, जो आयंस का कोलिजन होता है एक दूसरे आयन से, इसके कारण एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी रेगुलर चलते रहता है, ये जो ट्रेन रेगुलर वे में जब तक आपका करंट फ्लो हो रहा है तब तक इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करते रहेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेगा मतलब हमेशा उसका कोलिजन दूसरे आयंस से या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से होता रहेगा। तो इस कोलिजन के कारण उस कंडक्टर में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हीट एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हीट एनर्जी जब भी किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो होगी या प्रोड्यूस होगी तो किसी कारण से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण। और उस करंट के फ्लो के कारण जो चार्ज या जो आयंस एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, उसी वजह से इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है। अब इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है या फिर कितना उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस अनुसार वो हीट कितना जनरेट होगा कितना नहीं जनरेट होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन के बारे में बोला जाए या डेफिनेशन का जब हम बात करते हैं तो किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो करंट के द्वारा या करंट के थ्रू जो वर्क किया जाता है, करंट के थ्रू जो वर्क किया जाता है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, उसी उतना ही अमाउंट का उसमें इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जैसे मानते हैं कि एक चार्ज क्यू है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, ठीक। तो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिशन में रेजिस्टेंस होगा इस कंडक्टर का जो कि इसके फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब इसके अपोजिशन के अगेंस्ट जो ये चार्ज काम करेगा उतना ही अमाउंट का हीट इस कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा। तो जस्ट इसका हम मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो करती है तो उसमें हीट एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होता है। तो सिंपल स्टेटमेंट इसका यह है कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है या चार्ज फ्लो करता है तो उस फ्लो के कारण जो आयंस एक दूसरे से टकराते हैं उसी के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक। मैथमेटिक्स इसका हम फिजिकल डेफिनेशन कुछ इस तरह से सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में हीट एनर्जी उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना उस चार्ज के द्वारा काम वर्क किया जाएगा उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, ठीक। तो देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, ठीक। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आपका R। अब इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो जाहिर सी बात है R का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V। अब इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो होना शुरू हुआ I, ठीक। और ये करंट फ्लो होना इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि इसमें एक चार्ज फ्लो किया, एक चार्ज है Q जो कि t टाइम के लिए इस वायर में फ्लो करना शुरू करता है, ठीक। तो हम मानते हैं कि ये कंडक्टर लिए जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज Q है जो कि t टाइम के लिए इस कंडक्टर में फ्लो करना शुरू किया, उसी की वजह से एक करंट प्रोड्यूस हुआ I, और इसके लिए हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है V वोल्ट का, ठीक। तो अगर कोई चार्ज है Q जो कि इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो इस कंडक्टर में उस चार्ज के द्वारा किया गया वर्क जो होगा क्या होगा, W = V × Q। ये आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक। W = V ×
क्यू। यहाँ जो क्यू है आपका वो है चार्ज, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक, अब V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ओम्स लॉ से ये आप जानते हैं, तो इसको भी कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं, V का V छोड़ दिए। Q बराबर क्या होता है कि I इंटू T, करंट इंटू टाइम। ठीक, क्यों, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू T फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट। ठीक, अब देखिए V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से, I इंटू आर इंटू I इंटू T। I इंटू T को जस्ट लाइक उतार दिए, V क्या कर दिए IR फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। ठीक है, अब ये क्या हो गया I इंटू वाई, आई स्क्वायर, आर को आर छोड़ दिए, टाइम को टाइम, ये हो गया वर्क डन। ठीक, क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। अब मैंने आपको कहा कि इसमें उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा जितना इसमें वर्क डन होगा, किसके थ्रू, इस चार्ज के थ्रू। तो इस चार्ज के थ्रू वर्क डन टोटल कितना है आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो आपका वर्क है ये किसके बराबर हो जाएगा, हीट एनर्जी यू के बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। यू को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, U इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, या फिर इसको हम लोग H से भी नोट करते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये है, ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर H क्या है, हीट एनर्जी, जब इस कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ उसी को हम लोग कहते हैं H, यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। फॉर्मूला इसका होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक, अब हमारे पास जो आपका ये फॉर्मूला आया हीट एनर्जी का, वो क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो भी आपका फॉर्मूला है इससे कुछ कुछ लॉ निकलते हैं। कहने का मतलब किस वायर में कितना करंट फ्लो होगा तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये सब इससे पता चलता है। देखिए कैसे, पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक वैल्यू है A, ठीक, ये प्रोपोर्शनल है B के, तो जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल के साथ यहाँ पर कोई कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई कांस्टेंट मान लिए K इंटू B। ठीक, इस प्रोसेस को हम उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम बीच में किसको लेके आएंगे, प्रोपोर्शनल को लाएंगे। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम मानते हैं कि अगर दो वायर लिए, एक का रेजिस्टेंस है R1, एक का रेजिस्टेंस है R2। ठीक, R1 है आपका 5 ओम, R2 है आपका 15 ओम। दोनों में करंट फ्लो होता है 2 एम्पियर का, दोनों में करंट फ्लो हुआ 2 एम्पियर का, और टाइम दोनों के लिए सेम है। दोनों को टाइम अगर 20 मिनट के लिए दोनों में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है, तो अगर हमको पता करना हो कि किसमें करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो यहीं से पता चलेगा। जैसे कि देखिए दोनों में करंट आपका क्या है, कांस्टेंट, यानी करंट आपका क्या हो गया कांस्टेंट, टाइम भी क्या है आपका कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन के अनुसार हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, I भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, क्योंकि इन दोनों कांस्टेंट को हटा दिए जब कांस्टेंट था तब, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसको हम लोग इससे आपको पता ही चलता है कि अगर सेम करंट फ्लो होगा फॉर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा हीट होगा। मतलब ये वाला जो आपका R2 वाला रेजिस्टेंस है, ये इसमें हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंस होता है हीटिंग इफेक्ट के लिए जो हम यूज करते हैं, उसमें ऐसा मटेरियल का हम यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, जैसे नाइट्रोम वगैरह का। ठीक, अब ये तो समझ गए हमने कैसे हम इसको प्रोपोर्शनल में चेंज किए। तब इसको शुरू से जरा सा एक बार देखते हैं हम लोग। अगर इस इक्वेशन में हम R और T को कांस्टेंट कर दें तो हमारा जो ये होगा हीट एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होगा। ये है आपका इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए।
ठीक। फिर उसी तरीके से अगर हम I और T को अगर कांस्टेंट कर दें तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। ये वाला इक्वेशन हमारा कब था, जब R और T क्या था आपका कांस्टेंट। ये इक्वेशन कब है, जब आपका I और T क्या है कांस्टेंट। उसी तरीके से अगर I और R को कांस्टेंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये हो गया आपका 3। ये कब होगा, जब आपका I और R क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक, तो इससे 3 लॉ हमारे पास निकला कि जो हीट एनर्जी होगा अगर रेजिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा वो कंडक्टर उतना ही ज्यादा हीट होगा, पहला लॉ। दूसरा, H जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के, कब, जब करंट और टाइम सेम रहे। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का वायर लीजिएगा उसमें उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तीसरा हमारे पास लॉ ये निकला कि H जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, कब, जब I और R क्या होगा कांस्टेंट। मतलब जितना ज्यादा देर के लिए करंट फ्लो होगा आपका हीट एनर्जी क्या होगा उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इससे हमारे पास 3 लॉ निकले। इन तीनों लॉज को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल्स का 3 लॉ था, यही 3 लॉ। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब करंट जो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा हीट एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा देर के लिए करंट फ्लो होगा हीट एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा इन सभी कंडीशंस पर। ठीक है, ये था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और या फिर जिसको हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये तो लॉ हो गया। अब यहाँ से हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनते हैं। ये है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फार्मूला, कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। अब देखिए इस फार्मूला को हम और कैसे लिख सकते हैं। H इक्वल टू I को हम लोग और क्या लिखते हैं जी, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। ठीक, तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बाई R लिख सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, V बाई R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू टाइम। अब ये R से R खत्म, ये क्या हो गया V स्क्वायर इंटू टाइम बाई R। ठीक, ये हो गया H इक्वल टू। यहां से एक और लॉ निकलता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम को हम कांस्टेंट कर दें तो H जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। ठीक, देखिए ध्यान रखिएगा, एक हमारा था H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और यहाँ है H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम दोनों कांस्टेंट होंगे। ठीक, और यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या था कि I मतलब करंट और टाइम दोनों कांस्टेंट होगा। ये था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद आपका 1-2 टॉपिक और बचा है, उसको हम अगले क्लास में क्लियर कर देंगे। आपसे जितना आपने अभी पढ़ा ये हम आपसे कोशिश करना है कि जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी फॉर्मूला आपने गेन किया है, इन सबसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। कि ये सब बताने के पीछे मैंने बस एक ही रीजन है कि आपका न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाए।